हेलो एवरीवन, एग्जामिनर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंतर्गत कई एग्ज़ाम होने वाले हैं जिसमें आपको अपनी नौकरी पक्की करनी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए डिज़ाइन किया है, जिसके अंतर्गत आप 2 से 3 घंटे के अंतर्गत सभी इम्पोर्टेंट PYQ को कवर कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डैश यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। इसको ऐसे समझे कि किस स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए। तो इसका राइट आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह आपके SSC CHSL 17 मार्च 2023 के शिफ्ट 3 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के पूर्वगामी यानी प्रीकर्सर के रूप में माना जाता है। भारत सरकार अधिनियम से लगभग 2/3 जो रूल हैं वो हमारे संविधान में लिए गए हैं। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। डैश के परिणामस्वरूप महारानी विक्टोरिया, जो ब्रिटेन की शासक थी, 1858 में भारत की मलिका बन गई। एम्परर ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों के संप्रभु बन गई। यह कौन सा अधिनियम है? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858 थे, जिसमें भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था और भारत के पहले वायसराय कैनिंग बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अधिनियम कौन सा था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की गई? तो वह था भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो यह अधिनियम था 1892 के अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के संविधान में डैश से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है। मैंने पहले ही बताया, भारत सरकार अधिनियम के कई प्रावधानों को हमारे संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 81 द्वारा मान्यता दी गई थी। तो हमारा जो स्वतंत्रता अधिनियम है, याद रखिएगा, 1947 है। नेक्स्ट है, प्रांतों में द्वैत शासन द्वैआर्की के उन्मूलन की संस्तुति भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत सरकार के 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। ऐसा कंटेंट बहुत कम है जिसमें कि आप 2 से 3 घंटे में आप एक सब्जेक्ट को समाप्त कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार पर चुना गया हो। यह बयान था जवाहरलाल नेहरू का। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो यह थे 7 सदस्य। संविधान सभा के मसौदा समिति में 7 सदस्य शामिल थे। ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति का गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। भारत में संविधान सभा के चुनाव
जुलाई 1946 में हुए थे। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर याद रखिएगा। भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा था। एमटीएस को पूछा गया था 14/10/2021 के शिफ्ट 1 में। हमारे संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सुलेख शैली में मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण किसने लिखा था? तो यह था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान सभा के अध्यक्ष जो अस्थायी अध्यक्ष हुए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 1950 में अपनाया गया था। संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए लगभग 3 वर्ष तक समय समय पर बैठक की। एग्जैक्ट टाइम है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक है। अगला सवाल, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन 6 से 17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाला संविधान सभा में 299 सदस्य थे। 299 सदस्य थे जिसने भारत का संविधान लिखने वाले संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 में परिवर्तित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ? दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ हुआ था? तो यह दिल्ली में हुआ था। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। भारत के संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारामैया थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के प्रकारी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी को बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी को बनाया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर बनाए गए। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। स्वतंत्रता के बाद पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा हमारे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि हमारे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो यह थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया था। डैश ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया था। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बने थे अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव 1946 यानी 1946 में हुए थे। याद रखिएगा, संविधान सभा के पहले चुनाव 1946 में हुए।
अब यह देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता कहाँ से ली गई है, तो यह ब्रिटेन से ली गई है। तो प्लीज़ वीडियो को साथ में लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर भी करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, याद रखिएगा थोड़े थोड़े से सब में डिफरेंस है, तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया वह जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना यह सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना यूएसएसआर से लिया गया है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत यह फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता और भाईचारे का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब यह इतने बार रिपीट हो चुका है कई एग्जाम में। क्या है? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता को जोड़ी है। आयरलैंड के संविधान से। आपके तैयारी में यह वीडियो काफ़ी सहायक होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हमें बताइए कि अगले वीडियो में आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहेंगे। भारतीय संविधान का डैश उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार यानी उच्चतम न्यायालय जो है वह परामर्श देने के लिए अब उसका एक क्षेत्राधिकार है, जिसको कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा, यह हमारे संविधान के प्रस्तावना में निहित है, जो कि फ्रांस के संविधान से ली गई है। 4 एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। CHSL, MTS, JEE, CHSL में यह 2 बार पूछा जा चुका है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा यह इंग्लैंड के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। संसदीय, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है USSR यानी रसिया के संविधान से लिया गया है। तो हमारे संविधान का भाग 16 जो है वह कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। टोटल 16 है। भारतीय संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है। टोटल भाग कितने हैं? तो टोटल भाग हैं 22। कौन सा विषय भारतीय संविधान के राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो यह है कृषि। कृषि को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। कौन सा है? कारखाने। याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची है और कारखाने को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान है। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। मूल भारतीय संविधान में कुल 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे, जो मूल संविधान था। भारतीय संविधान का भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। भारत के संविधान का भाग 4A नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। भाग 4A
संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है। क्या है 11वीं अनुसूची में? तो यह है स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय। स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है वह हमारे संविधान के 11वीं सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है? तो यह है भाग 13। भाग 13 के अंतर्गत आप देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। भारत के संविधान का भाग 12 है ये। 12 वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। पुलिस और लोक व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं? तो यह 7वीं अनुसूची है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और लोक व्यवस्था यह हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची में निहित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियम का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है? तो याद रखिएगा, शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। भारत के संविधान का भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 6 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। भारतीय संविधान में कुल कितनी 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में मिजोरम को शामिल किया गया है। संविधान की 6ठी अनुसूची में मिजोरम को शामिल किया गया है। अगला सवाल है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है। हमारे संविधान के भाग 8 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। जो भाग 8 है उसमें केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करते जाइए, शेयर भी करते जाइए और पढ़ाई भी करते जाइए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। फिर से रिपीट करते हैं, हमारे संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? तो यह है भाग 11। भारतीय संविधान की चौथी सूची के अंतर्गत राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख है। राज्यसभा में राज्य परिषद में राज्यों के परिषद में सीटों का आवंटन संविधान के चौथी अनुसूची में वर्णित किया गया है। संविधान की अनुसूची 7 में शिक्षा का विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन परिलब्धियों का उल्लेख है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। दूसरी अनुसूची महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। अगला सवाल है, संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है। पहली अनुसूची में राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन है। अगला सवाल, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की पहले अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।
भारत के संविधान में संघ सूची के तहत रेलवे है। रेलवे संघ सूची के तहत शामिल किया गया है। भारत के संविधान के अनुसार पशुपालन और पशुधन का विषय राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। पशुधन और पशुपालन राज्य सूची के अंतर्गत है। भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत खेल को रखा गया है। खेल हमारा राज्य सूची के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। संघ लोक सेवा का प्रावधान भाग 14 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239A यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी। दिल्ली में जो विधानसभा है वह अनुच्छेद 239AA के अनुसार है। संविधान के अनुच्छेद 51A यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए। 51A का सब सेक्शन A में है। राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान किया जाना चाहिए, यह हमारा मौलिक कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 51AC के अंतर्गत भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार या निरुद्ध किए गए व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 51A के खंड के संशोधन के अनुसार जो भी माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले अपने यथास्थितिक बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें, 6 से 14 वर्ष तक के। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के मामलों में अवसर की गारंटी देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 जो कि जनगणना से है, जनसंख्या गणना, वह संघ के विषय के अंतर्गत आता है। अभी जनगणना चल भी रही है, तो यह अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना जो है संघ का विषय है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 में उल्लिखित है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अगला सवाल है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, अनटचेबिलिटी का उन्मूलन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध करता है। 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था और अनुच्छेद 371 जो है वह महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से संबंधित है। अनुच्छेद 371A या नागालैंड को विशेष उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 371A नागालैंड से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A लोक सेवा आयोग के रिपोर्ट से संबंधित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूलतः अनुच्छेद जो थे वह 395 थे और भाग कितने थे? 22। अनुच्छेद 172(2) के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद जो है वह भंग नहीं होगी। किसके अनुसार? अनुच्छेद 172(2) के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत जो है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है,
जो कि सहकारी संघवाद का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या उनके स्थापना से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल राज्य के राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, चाहे वो राज्य का हो चाहे राष्ट्रपति या राज्यपाल हो। दोनों अपने किसी भी कर्तव्यों के पालन के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। अगला सवाल, संविधान का अनुच्छेद डैश भारत सरकार के अंतर्गत लाभ का पद रखने के लिए संसद में किसी भी सदन के सदस्य की अयोग्यता के संबंध में विवरण करता है। 102 अनुच्छेद 102 लाभ का पद रखने से संबंधित है। याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। लाभ का पद अनुच्छेद 102 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं। किसमें है? अनुच्छेद 246 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 को अंगीकार किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित हुई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 78, 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। अगला सवाल, काफी बढ़िया सवाल है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 ए वह संपत्ति के अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अगला है अनुच्छेद 105 सांसद के विशेषाधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत सांसदों को विशेषाधिकार दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए। यह कौन सा है? राष्ट्रपति के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व सौंपा गया है। राष्ट्रपति सौंपते हैं अनुच्छेद 112(1) के अनुसार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 370 जो कि जम्मू कश्मीर के संविधान से संबंधित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार वर्ष का केंद्रीय बजट? तो वर्ष का केंद्रीय बजट अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, उस वर्ष विशेष हेतु सरकार के अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण होता है। बजट जो होता है उस वर्ष में सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण होता है। यह अनुच्छेद 112 में परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान का डैश संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए प्रावधान करता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 244(1) अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख करता है। कौन सा है? अनुच्छेद 244(1). अगला सवाल है, भारत के संविधान के डैश अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। SC/ST के लिए आरक्षण के लिए सीटों का प्रावधान अनुच्छेद
330 के अंतर्गत किया गया है। प्रस्तावना। भारतीय संविधान में संघवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान में बंधुता जो है वह किसी व्यक्ति की गरिमा को उल्लिखित करता है। संविधान सभा में उद्देशिका को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा ने उद्देशिका को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता जैसे महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। याद रखिएगा, 1955 के नागरिकता अधिनियम के द्वारा ही अभी नागरिकता के विवादों को निपटाया जाता है। भारत के संविधान के भाग 11 में 11 नहीं, भाग 2 है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान को वर्णित किया गया है। नागरिकता से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, तो इसको जरूर से ध्यान से पढ़िएगा और जो क्वेश्चन टफ लगे उसे अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा। अगला सवाल, भारतीय संसद ने डैश नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। यह किसमें है? अनुच्छेद 9 में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान द्वारा डैश एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता आपको पता है, वह भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं। रिट कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की गारंटी दी गई है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 जो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, इसके अंतर्गत 7 अधिकार की गारंटी दी गई है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम में लगातार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इस पूरे वीडियो से मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम में 5 से 10 सवाल तक जरूर मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए हमें कि आप नेक्स्ट में किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं।